नमस्कार। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग मैथ को बेसिक से समझते हैं। तो आज हम मैथ को बेसिक से समझेंगे, तो हम जीरो से हीरो बनेंगे, जीरो से हीरो। तो पहला बात जानेंगे हम प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। तो गिनती की संख्या, गिनती की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 ये इन्फिनिटी तक। अब दूसरा जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है जब ये गिनती की संख्याओं में जीरो ऐड कर देंगे तो जीरो और उसके बाद गिनती की संख्या, तो 1 2 3 4 इसके बाद बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो पूर्ण संख्या में क्या देखें, सिर्फ जीरो ऐड हो जाता है, जीरो को ऐड करते हैं गिनती की संख्या में। प्राकृतिक संख्या की मतलब कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या तो जीरो से होगा, तो प्राकृत संख्या तो जीरो से नहीं होता है, तो वो प्राकृत संख्या तो यहाँ से होगा प्राकृत संख्या। तो इसीलिए जीरो एक पूर्ण संख्या है, हाँ है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या है तो नहीं है। एक पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निरूपण करना, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या का निरूपण करना असंभव है। सबसे बड़ी तो ये कहाँ, जितना जाएगा उतना, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो होगा ही नहीं। तो इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निरूपण करना असंभव है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बराबर असंभव, नहीं पता कर सकते हैं, असंभव है। और ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या से एक अधिक होती है। तो ये सब जो है ना एक एक अधिक होती है, मतलब कि 2 है तो एक से एक अधिक है, 1 2 3 4 यानी कि इससे एक अधिक है पूर्ववर्ती संख्या से। तैयारी में बहुत थेसिस वाला भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कोई संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या से एक अधिक होती है प्राकृतिक संख्या, तो उसी तरह से संख्या रेखा आप लोग जानते होंगे। संख्या रेखा पे जो संख्या निरूपित होती है, नंबर निरूपित होती है, तो संख्या रेखा ये बीच में जीरो होती है संख्या रेखा, और ये दाहिने तरफ प्लस में जाती है और बाएं तरफ निगेटिव माइनस में जाती है। तो यहाँ पे संख्या रेखा 1 हुआ, ऐसे 2 हुआ, इस पे ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। इसी तरह से ये यदि बाएं तरफ जाएगी तो ये -1, ये -2, ये -3। तो ये संख्या रेखा में ये बाएं तरफ, ये बाएं, और ये मिडिल टर्म है, और ये हो गया दाएं। तो हमेशा बाएं से अगर एक स्टेप दाएं जाएंगे तो +1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ +1 होगा, तो 0 से यहाँ +1, 1 से 2 +1, और -2 से -1 ये भी +1। तो ये नहीं समझिएगा कि -2 है तो -1 हो गया, नहीं, इसका क्रिया होता है -2। इसमें यदि +1 करेंगे तो बराबर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, क्रिया होगा माइनस का, क्रिया होगा माइनस का, लेकिन रियल में होगा क्या, तो जोड़ या घटाओ, क्योंकि गुना तो है ना। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का होगा, लेकिन चिन्ह घटेगा किस में, जैसे 2 रुपया हानि हुआ और 1 रुपया नफा हुआ, तो आखिर 1 रुपया तो हानि ही रह गया ना। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्रिया होगा, तो 2 - 1 तो 1, लेकिन चिन्ह उसका लगेगा जो चिन्ह बड़ा होगा, यानी कि 2 में जो चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह इसके पीछे आ जाएगा। तो ये इसका ये -1 हो गया। तो यही बोल रहे हैं कि -2 यहाँ +1 हुआ तो ये -1 हुआ, ये -1 हुआ। इसी तरह -1 में फिर +1 जुटेगा तो 0 होगा। तो इसको भी देखिए, -1 है, इसमें +1 जोड़िए तो माइनस प्लस माइनस, ये चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। माइनस माइनस ये होता है प्लस, प्लस प्लस ये होता है प्लस,
माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस माइनस होता है माइनस। एक भी निगेटिव रहा तो ये निगेटिव मान को लेके चला आता है, क्रिया होगा निगेटिव, और 2 प्लस मिलकर के ये प्लस का काम करेगा। तो अगर 5 रुपया घाटा हुआ और फिर 4 रुपया घाटा हुआ, तो टोटल घाटा तो 9 रुपया हो गया ना, यानी कि तो ये इसका यूज करते हैं माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्रिया होगा प्लस का, लेकिन किए क्या है हम लोग, प्लस किए हैं, तो 5 4 9, लेकिन जब चिन्ह लगेगा तो चिन्ह जो है जो बड़ा होगा, तो जैसे बड़ा है इसमें तो दोनों माइनस है, तो दोनों का जो प्लस किए तो दोनों घाटा ही है ना, घाटा ही है, तो घाटा ही है तो माइनस 9, यानी कि दोनों माइनस माइनस है तो क्रिया प्लस का, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का ही रह जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो बेसिक से हम लोग जानेंगे एकदम जीरो से। जो अपने को कमज़ोर समझते हैं वो चैनल पे ही बस जुड़ेंगे, और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का बेसिक यदि क्लियर हो गया तो फिर मैथ बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एकदम जीरो से समझिए आप कैसे समझना है। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं कि कोई संख्या ये समझ गए कि कोई संख्या तभी बड़ी होगी जब वो बाएं से दाहिने संख्या रेखा पर बाएं से दाहिने निरूपित होगी। तो इधर का मान जो है वो बढ़ते रहता है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा एक चैप्टर ही है, शायद 6 या 7 में। अब हम लोग अंक के बारे में चलते हैं। हम लोग जो है अंक के बारे में पढ़ेंगे, एकदम शुरू से सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। तो अंक के बारे में हम लोग देखते हैं कि अंक संख्याओं को निरूपित करने के लिए, अंक की आवश्यकता होती है। तो संख्याओं को निरूपित करने के लिए अंक चाहिए। तो ये 10 संकेत हैं। कितने संकेत हैं? 10 संकेत हैं। उसी को हम लोग पढ़ते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसी से पूरा संख्या मेरा बना है, सभी मान। और यही हम पढ़ते हैं, और आगे चल के पढ़ते हैं हम लोग एक शुद्ध मान पढ़ते हैं, और एक अस्थाई मान पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में देखते हैं। हम लोग देखेंगे सम संख्या के बारे में। तो हम लोग देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या, दोनों को हम साथ पढ़ेंगे। विषम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या में जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए। और ये हो गया कि जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 2 4 6 8 10 12, ये इस तरह 2 से जो कट जाए सब सम संख्या, इवेन नंबर बोलते हैं इसको, इवेन नंबर, और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 2 से जो भाग नहीं लगे, तो 2 से भाग नहीं लगे तो 1 में भाग नहीं लगेगा, 3 में भाग नहीं लगेगा, 5 में भाग नहीं लगेगा, 7 में भाग नहीं लगेगा, 9 में भाग नहीं लगेगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। और इसका अंतराल 2 होता है, एनी टाइम, हर जगह 2 का डिफरेंस होगा, एनी जगह 2 का डिफरेंस होगा, सम का भी और विषम का भी, एनी जगह 2 का डिफरेंस होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे रूट संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। रूट संख्या देखेंगे, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ये होता है क्या? जो ऐसी संख्या जो खुद से, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी संख्या से ना कटता हो, किसी संख्या से ना विभाजित हो,
विभाजित हो। जैसे जैसे इसको समझिएगा अच्छे से, जैसे एक है, तो जैसे एक है, एक है, मान लेते हैं कि कोई बोलेगा कि एक भी रूट संख्या है, तो चेक कर लेते हैं। एक स्वयं से कम दो होना चाहिए, एक और स्वयं ये कम से कम दो होना चाहिए, दो उसका भाग देने वाला टर्म होना चाहिए, दो संख्या से कटना चाहिए वो। तो एक को यदि भाग देते हैं तो एक से तो लग जाएगा, एक तो आपका फुलफिल हो गया, लेकिन स्वयं तो ये एक ही है, तो इसका दो हुआ नहीं, तो एक ना रूट संख्या नहीं है। इससे सवाल आता है कि एक रूट संख्या, एक और दो के बारे में। अब दो देख लेते हैं, अब एग्जाम्पल दो संख्या का देख लेते हैं। दो, तो दो में भाग लगेगा किससे किससे? एक से लग जाएगा, एक से भाग लग जाएगा, और दो से, दो स्वयं है, ये दो स्वयं है, तो दो से भाग लगेगा, तो इसका विभाजक कौन कौन हो गया? एक और दो, तो ये अभाज्य संख्या की गिनती में आ जाता है। अब तीन लेते हैं, तीन में किससे किससे भाग लगेगा? एक से लग जाएगा और तीन से, और कोई संख्या से लगेगा? नहीं लगेगा, तो तीन हुआ। अब चार ले लेते हैं, चार में किससे किससे? एक से तो लगेगा, चार से भी लगेगा, लेकिन इसमें दो से भी लग जाएगा, तो ये एक दो और तीन हो गया, ये नहीं होगा। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और तो इसका एग्जाम्पल हो गया पहला 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरह बढ़ते रहेगा। ऐसा संख्या लेंगे कि सिर्फ 1 और 13, ये 1 और 11, ये नहीं, 9 नहीं होगा, गलत बात, क्योंकि ये 1, 9 और 3 तीनों से हो जाएगा, तो ये 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। 7 में हो जाएगा 1 और 7, 5 में होगा 1 और 5, 3 में 1 और 3, 2 में 1 और 2, तो इसी तरह 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे जाएगा 17 होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा। तो इसी तरह से बेसिक चीज़ आप लोग क्लियर कीजिए, ये सब आगे सवाल में आवश्यकता होगा इस सब चीज़ का। और उसके बाद तो हम लोग सवाल बनाना शुरू करेंगे, तो उसके बाद तो फिर हम लोग हीरो बन जाएंगे। और आगे चलते हैं। यौगिक संख्या आज मैं सिर्फ सब संख्या के बारे में बता दूंगा। यौगिक संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये यौगिक संख्या उसको कहते हैं, वैसी संख्या जिनके विभाजक दो या दो से अधिक हो। विभाजक जो हो दो संख्या या दो से अधिक, ना दो नहीं, दो संख्या नहीं, दो से अधिक। दो होगा तो फिर अभाज्य हो जाएगा। दो संख्या से अधिक हो, दो संख्या से अधिक हो, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, या 3 से अधिक हो, 3 भी हो। तो जैसे ले लेते हैं, 1 का विभाजक 1 होगा, ये नहीं होगा, ठीक। 2 का 1 और 2, आप लोग अच्छा से समझिएगा, देखते रहिएगा और आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 का बताइए, 1 और 3 हुआ, अभी तक कंपोजिट संख्या नहीं आया है। 4 का बताइए, 1, 2 और 4, ये देखिए 2 से अधिक हुआ। 5 का 1 और 5, 6 का 1, 3, 2 भी होगा, 2 और 6, इसका 4 हो गया। फिर इसी तरह 7 का 1 और 7 होगा, फिर 8 का फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जो हुआ ना, तो ये कंपोजिट संख्या कौन सा आ जाएगा? कंपोजिट संख्या आएगा आपका ये कंपोजिट संख्या। फिर 8 भी आएगा कंपोजिट संख्या, क्योंकि इसमें 8 में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, फिर 8 होगा, तो ये भी कंपोजिट संख्या आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग यौगिक संख्या के बारे में पढ़े। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए,
एग्जाम्पल होगा इसका 4, 6, 8, 9, 10, इसी तरह करके आगे बढ़ते रहेगा। ये देखना है कि ये संख्या दो संख्या से अधिक से कटे, मतलब कि तीन संख्या से कटे, तीन संख्या से, तीन संख्या और उससे ज्यादा, तीन संख्या प्लस, तीन संख्या या उससे प्लस। अब देखते हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि एक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। एक क्या है? प्राइम संख्या है, यानी कि ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। अब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हाँ पूर्ण संख्या भी होगा, पूर्ण संख्या भी होगा, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू होता है, तो ये पूर्ण संख्या भी होगा, तो ये पूर्ण संख्या भी होगा 1। अब देखते हैं यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या, ये यौगिक संख्या नहीं है, क्योंकि यौगिक संख्या शुरू होता है 4 से, 4, 6, 8, 9 इस तरह से शुरू होता है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं? रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो ये है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये शुरू होता है 2 से, 2, 3, 5, क्योंकि दो होना चाहिए, विभाजक 2 होना चाहिए, इसका विभाजक 2 होना चाहिए, दो संख्या, इसका विभाजक 3 होना चाहिए, 3 या प्लस। तो इस तरह से एक के बारे में हम समझे, तो एक ना तो यौगिक है और ना तो रूढ़ है। ठीक है, हम और फिर आगे चलते हैं। एक होता है असहभाज्य संख्या, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, आज कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर देंगे सब। असहभाज्य, असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर, कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ऐसा दो संख्या, ऐसा दो प्राकृतिक संख्या को कहा जाता है कि जिसका महत्तम समावर्तक एक हो। ऐसा दो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 2 हो, एक। तो ये जब भी आएगा जुड़वा में आएगा, दो संख्या को लेकर के आएगा, दो संख्या होगा, इसमें दो संख्या होगा जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो। एग्जाम्पल देते हैं तो आप लोग समझिएगा। एग्जाम्पल में 5 और 7 का जोड़ा है, तो इसका देखिए, इसका जब HCF निकालिएगा आप लोग महत्तम समावर्तक, तो ये इसको कॉमन काटने वाला कौन है? तो ये 1 से वही HCF मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में भाग लगेगा, तो उसको हम लोग महत्तम समावर्तक बोलते हैं। बड़ा गुणन, सबसे बड़ा उसका गुणन विभाजक, सबसे बड़ा विभाजक मतलब महत्तम समावर्तक होता है। सीधा याद रखिए कि ऐसा कौन सा संख्या है बड़ा से बड़ा कि वो उसको काट देगा दोनों को, तो इस दोनों को काट देगा 1, तो इसका HCF 1 हो गया। अब कोई और संख्या ले लेते हैं, 8, मान लीजिए 8 और 15 ले लेते हैं, 8 और 15 ले लेते हैं। इसको बताइए कौन संख्या काटेगा? इसको भी काटेगा 1 ही, 2 काटेगा 8 को, लेकिन 2 15 को नहीं काटेगा। 3 15 को काटेगा, 8 को नहीं काटेगा। 4 इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा। 5 इसको काटेगा, इसको नहीं काटेगा। इसी तरह इसका भी 1 हो जाएगा। तो ये 5 और 7 एग्जाम्पल हो गया, 8 और 15 एग्जाम्पल हो गया। तो ये HCF निकाल करके आप लोग को देख लेना है कि HCF यदि 1 आया तो ये 1 यदि आया तो कोप्राइम नंबर हो जाएगा। ये पेयर में आता है, जब भी आएगा ये पेयर में आएगा। अब हम लोग देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। पूछता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या, तो ये ऐसा देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या वो होता है तो दो अभाज्य संख्या के बीच में एक ही संख्या हो, चाहे वो कोई संख्या हो, इससे मतलब नहीं है। दो अभाज्य संख्या के बीच में दो लगातार अभाज्य संख्या के बीच में, दो लगातार अभाज्य संख्या के बीच में एक संख्या हो।
तो दो अभाज्य संख्या के बीच में तो एक ही संख्या हो, एक संयुक्त संख्या हो, उसको जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक संख्या हो, जैसे मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल समझिएगा आप लोग, जैसे 2 3, तो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन बीच में कोई संख्या है तो नहीं है बीच में संख्या, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 3, उसके बाद 3 के आगे अभाज्य संख्या 5 हुआ, तो इसके बीच में देखिए 2 है, तो 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, तो इसके बीच में 2 है, मतलब कि ये होगा जुड़वा। अब देखिए 5 और 7, इसके बीच में देखिए 6 है, 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, बीच में 6 है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद देखिए 7 और 9 नहीं है, जैसे 7 और 9, तो ये तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। 9 10 11, अब देखिए 11 और इसके बाद अभाज्य संख्या 13, 11 और 13 के बीच में क्या है, 12, एक ही संख्या है, तो ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, बीच में 12, एक ही संख्या है, तो ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर आगे चलते हैं, और एक बात और बोलते हैं कि कोई बोलता है कि निगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक। तो अभी हम बताए थे संख्या रेखा पे जो निरूपित होता है, यहाँ पे 0 और इसके दाहिने बगल प्लस वाला लिखाता है और बाएं बगल माइनस वाला लिखाता है। तो इधर से ये हो गया ऋणात्मक, ये हो गया ऋणात्मक और ये हो गया धनात्मक। अब पूछेगा कि 0 क्या है, 0 क्या है रे भाई, तो 0 कुछ नहीं है, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, तो 0 ना ऋणात्मक और ना धनात्मक, दोनों में से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन में कि 0 ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो सीधा बोलना है कि 0 कुछ भी नहीं है, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, न्यूट्रल रहता है 0। अब चलते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या, इसको आप लोग जानते होंगे, बहुत यूज होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो प्राइम संख्या उसको बोलते हैं जिसका निरूपण जो है, यानी कि हम लोग दर्शाते हैं p/q के फॉर्म में। तो ऐसी संख्या जिसे दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में, दो पूर्णांकों के भिन्न के रूप में दर्शाते हैं, भिन्न के रूप में ऐसी संख्या होती है। तो जैसे p/q है, जैसे मान लीजिए 5/7 है, लेकिन ये ध्यान रहे कि 7 जो है 0 ना हो। 7 कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं तो 5/0 यदि होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। किसी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। 0/5 लिख सकते हैं, छोटी छोटी बात को ध्यान रखिएगा, 0/5 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 5 से भागा देंगे तो 0 होगा, लेकिन यही यदि 5 में 0 से भाग देंगे तो ये नहीं लगेगा, ये अनडिफाइन होगा, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको बना नहीं सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और बटा के रूप में ही आएगा। अब मान लीजिए यदि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे 10/3 दे दिया, गौर कीजिएगा, जैसे है कि 10/3, अब बोलेंगे कि इसको बटा में तो फॉर्म कर दिए, इसका सॉल्व क्या होगा, 3 × 9, एक उतरेगा, यानी कि देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जब बटा के फॉर्म में रहे ना, तो इसको कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि अरे भाई 10 से भागा है 3 में कि 3 से भागा है 10 मेरे भाई। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए सीधा ऐसे करके ऐसे खींच देना है, और जो ऊपर में बचेगा उसको उतार देना है। तो 3 × 9 1 उतरा, फिर दशमलव बैठा है 0 उतरा, फिर 3 × 9, फिर 9, फिर 1 उतरेगा, फिर इसी तरह बैठते रह जाएगा, 3 3 3 3 3 3 चलते रह जाएगा। तो ये भी होगा ना। तो अब मान लीजिए ऐसे दे दिया, 3.33333 करके दे दिया। अब इसको कैसे निरूपण करेंगे, बोलेंगे कितना 0 देंगे पते न है, दशमलव का तो 1 उतरेगा, इसमें कितना 0 देंगे पते न है। तो ये जो है ना रेकरिंग के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, 3.3 ऊपर में रेकरिंग देते हैं कि 3 का रिपीटेशन है। तो ये भी जो है ना कभी बट्टा में आ जाता है। इसका आप लोग को आगे बताएंगे कैसे हम लोग तोड़ते हैं, तो ये बता देंगे। जैसे एक यहाँ पे इसको बोलते हैं बार, जैसे 3 पे ये बार दिया हुआ है, तो जैसे 3:3 लिखें तो 33 लिखें और बटा में जिस पे रेकरिंग है उसका हम लोग 9 देते हैं, और जो खाली है उसका हम लोग 0 देते हैं।
तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3.3 का 3 के ऊपर रेकरिंग। तो ये बार हो गया। तो इसको जो करते हैं ना, जो दशमलव के इस पार रहता है उसको पूर्णांक में लिख लेते हैं, और जो 3 तो पूर्णांक में लिख लेते हैं, और 3 जो ऊपर में है ये हो गया, और ये जो रेकरिंग है उसके बदले 9 आता है। तो फिर 3 से इसको काटेंगे बटा में, तो 1/3 हो गया, तो 3 3 9 9 1 10 10/3 हो गया। फिर से ये फॉर्म आ जाता है। तो ये रेकरिंग वाला टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आता है, ये अशांत और शांत में। तो ये उसमें आगे चल के देख लेंगे, इस सब में अभी उतना माथा मत लगाइए। तो ये होता है, ये हम बता रहे थे कि इसको भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए ना 10/3 के फॉर्म में। और एक होता है जो कि अशांत रहता है, वो बार बार अपना वैल्यू चेंज करते रहता है, जैसे √2। इसका जो होता है ना, तो हम लोग याद कर लेते हैं 1.414, लेकिन ये बार बार जो है ना ये वैल्यू चेंज करते रहता है। जैसे होगा, जैसे मान लीजिए उसका होगा 1.4235787 ये कभी भी शांत नहीं रहता है। तो ये हो गया, हम लोग इसको पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या, इसको ये जो है ना हम लोग सीधा याद रख लेते हैं इसके बारे में कि √2, √3, √5। अच्छा, √4 होगा कि नहीं? जैसे √4 हुआ तो इसका वर्गमूल, तो इसको वर्गमूल ही बोलते हैं √रूट को। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 4 को कितना भाग में तोड़ सकते हैं आप मिनिमम? तो 2 × 2। तो वर्गमूल में जो है ना, वर्गमूल में 2 में से 1 को हम बाहर निकाल लेते हैं, यही इसका सॉल्यूशन होता है। सीधा ऐसे याद रखेंगे, जैसे 2 हुआ तो इसमें से 1 निकलेगा, तो इसका आंसर √2 का आंसर 2 हो जाएगा। तो ये तो फिर 2 निकल गया। और 2 रेशनल नंबर इसलिए बोलेंगे क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या है उसके नीचे में 1 रहता है। जैसे 2 लिख रहे हैं तो 2 के नीचे में 1, 3 लिख रहे हैं 3 के नीचे में 1, 4 लिख सकते हैं तो 4 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 4 के नीचे में 1 है, P/Q के फॉर्म में हो गया। तो ये हमेशा अब पूछेगा क्या, प्राकृतिक संख्या क्या रेशनल नंबर हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये है। तो इसके सब के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म में हो गई। तो ये रेशनल नंबर हो सकती है। तो इसी तरह और एक चीज़ आप लोग समझिए कि जैसे हम लोग भाग दिए तो मान लीजिए जैसे हम लोग 3/10 है, तो इसमें भाग नहीं, 3/10 छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। जैसे 64 को भागा 4 से कीजिए, तो 64 यहाँ पे लिखेंगे, तो 64 को भागा देंगे 1 मर्त में 4, 2 उतरा, 4 उतरा, 4 × 6 = 24, तो 24 कट गया। तो अगर इसको हम लोग, एक सूत्र होता है जैसे भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर, इस सबको याद रखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो ये हो गया शेष, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य, नहीं, ये भाज्य नहीं हुआ, ये भाज्य है, ये भाजक हुआ, भाजक। ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया, कितने मर्त में लगेगा ये भागफल, और ये जिससे भाग देंगे, जिससे भाग दिया जाए उसको भाजक बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाए। तो अगर हम लोग को कोई बोला है कि भाजक इतना है, भागफल इतना है, शेष इतना है, तो उसका भाज्य क्या होगा? तो देखिए, तो भाजक हो गया आपका 4, भागफल हो गया 16, और शेष हो गया 0 प्लस शेष, तो 16 × 64, 64 आपका भाज्य निकल गया। तो ये फार्मूला को याद रख के चलना है, ये फार्मूला को याद रख के चलना है। और इसी से फिर हम लोग अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे भाजक बराबर निकाल लेंगे तो एक फार्मूला से 2 फार्मूला निकल जाएगा। जैसे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो हम लोग पहले लिखते हैं, ध्यान से सीखिए,
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब हम लोग को निकालना है क्या, तो हम लोग को निकालना है भाजक। भाजक निकालना है तो इसको भगाना पड़ेगा यहाँ से, इसको भी भगाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये इधर इसमें गुना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, तो भाग में हो जाएगा। तो भाज्य तो सबसे पहले जो है ना, पहले जोड़ घटाव में से किसी को भगाते हैं। तो पहले शेष को भगाना पड़ेगा क्योंकि ये भाजक से गुना है, तो पहले शेष जो प्लस में है उसको भगाते हैं। तो भाज्य तो इधर प्लस में है तो इधर घटाव में हो जाएगा माइनस में, तो भाज्य माइनस शेष। उसके बाद ये भागफल है तो ये गुना में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो ये तो हम लोग तो ये हो जाएगा, तो इधर भागफल हो जाएगा। और ये क्या यहाँ बचा, क्या, तो भाजक बचा रह गया। तो एक फार्मूला ये निकल गया मेरा, एक फार्मूला ये निकल गया। अब हम दूसरा फार्मूला ये भाजक बराबर निकाले। अब यदि हम भागफल बराबर निकालेंगे तो भागफल बराबर निकालेंगे तो शेष को और भाजक को भगाना पड़ेगा। तो पहले प्लस माइनस वाले को भगाते हैं क्योंकि गुना वाला को बाद में भगाते हैं। तो शेष को भगाएंगे तो भाज्य उधर है ही, तो भाज्य इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस शेष। उसके बाद फिर भागफल को भगाएंगे तो भागफल भागा में जाएगा क्योंकि इधर गुना में है, तो भागफल। और इधर क्या बच गया, भागफल बराबर निकाल रहे थे ना, तो भाजक को उधर देना पड़ेगा, तो यहाँ भाजक, तो ये बराबर हो गया भागफल। तो हमेशा एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला कैसे निकलता है ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे हमेशा, क्योंकि हर फार्मूला को याद करना संभव नहीं है। इसीलिए एक फार्मूला इसको याद रखिए आप लोग, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये फार्मूला याद रख के चलिए, सब फार्मूला जितना फार्मूला होगा सब निकल जाएगा इससे। तो आज के लिए आप लोग इतना ही रखिए। और ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, इस सब का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर आगे सवाल में तकलीफ़ नहीं लगेगा। तो ये सब जानिए आप लोग, एक बार ज़रूर इसको देखिएगा, समझिएगा। और मैथ में बहुत अच्छा करना है, पीआरटी वाले ज़रूर जुड़ेंगे, पीआरटी वाले। और 6 to 8 9 10th और 11 12 इसका कॉमन पेपर जो होता है टीआरई में, जो 40 नंबर का होता है, वो उसमें मैथ उतना हार्ड नहीं रहता है। तो मैथ उसमें इजी रहता है, मैथ इजी रहता है, तो इसीलिए। लेकिन बेसिक यदि मजबूत है तो मैथ बनाने में कोई